हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेशन नंबर 153 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो एडिशनल हमारा वोकैब वाला सेगमेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस 160 तक हो चुकी थी, तो 161 से हिट द रोड। देखिए, हिट करना मतलब टकराना है, ठीक है, प्रहार करना है। रोड पर अगर आप हिट कर रहे हो, सीधी बात है, चलोगे जब रोड पर तब जाके वो पैर जो है वो हिट करेंगे। और जा रहे हो, चल रहे हो, इसका मतलब किसी स्थान को छोड़कर और किसी यात्रा पर जा रहे हो, ऐसा मान लो। तो निकल पड़ना या यात्रा शुरू करना, लेट्स हिट द रोड बिफोर ट्रैफिक गेट्स वर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि रोड, ट्रैफिक ज्यादा बदतर हो जाए उससे पहले निकल चलते हैं। हिट रॉक बॉटम। रॉक चट्टान होती है, बॉटम मतलब चट्टान का निचला सिरा है, और हिट का मतलब प्रहार करना है। आपको काम क्या मिला? चट्टान तोड़ने का काम मिला, रॉक तोड़ने का, पत्थर तोड़ने का। तो ये काम क्या है? टू रीच द लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट इन लाइफ और सिचुएशन। ये किसी जीवन का वो दौर है जो सबसे बुरा दौर आपका चल रहा है, क्या पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर लूजिंग हिज बिजनेस ही हिट रॉक बॉटम फाइनेंशियली। तो अपना बिजनेस लूज करने के बाद में उसने वित्तीय रूप से बहुत ही बुरा दौर सफर किया। हिट द सीलिंग या रूफ। सीलिंग या रूफ, छत को हिट करना। अब जब गुस्सा आता है तो हम लोग ऐसे पंच मारते हैं दीवारों के, है ना। गुस्सा आने पर एक रिएक्शन जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, कि पंच करते हैं दीवारों पे। तो अगर आपने रूफ या सीलिंग को पंच किया तो इसका मतलब क्या है? बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्से में आप हैं। डैड हिट द सीलिंग। तो डैड बहुत गुस्सा हुए व्हेन ही सो द ब्रोकन विंडो, जब उन्होंने टूटी हुई खिड़की देखी। ठीक है, तो ये कुछ नेमोनिक ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट पे आइए। नंबर 164 है पुल रैंक। पुल मतलब खींचना है। रैंक मतलब पता है आपको, क्लास में रैंक आप खींच के लाते हो, ऐसे मान लो। टू यूज वन अथॉरिटी टू गेट व्हाट वन वांट्स। ठीक है, अपनी अधिकारों का प्रयोग करना, जो कुछ आप चाहते हो उसका प्रयोग करने के लिए। तो मान लो रैंक आ नहीं रही है आपके, और आपकी जानकारी है स्कूल में, कॉलेज में, और उस जानकारी से आप रैंक पुल करके लेके आते हो, तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हो आप। और आप उस अधिकारों का दुरुपयोग करके जो कुछ चाहते हो प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, द मैनेजर पुल्ड रैंक टू गेट द प्रमोशन फॉर हिज फ्रेंड। मैनेजर ने अपने फ्रेंड के प्रमोशन के लिए अपने पद या अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। पुल द रग फ्रॉम अंडर समवन, किसी के नीचे से रग खींच लेना। पुल मतलब खींचना है, रग का मतलब कालीन या गलीचे को बोलते हैं। ठीक है, अब कालीन या गलीचा अगर आप खींच लाते हो नीचे से, तो सीधी बात है कि आपने पहले एक सपोर्ट दे रखा था, कालीन बिछाई थी, उसके पैर उस पर, व्यक्ति के पैर उस कालीन पर थे, गलीचे पर थे, और वो सपोर्ट आपने वापस ले लिया, समर्थन आपने हटा लिया। तो किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना या अचानक समर्थन वापस लेना। टू सडनली विड्रॉ सपोर्ट लीविंग समवन हेल्पलेस, अचानक से अपना सपोर्ट वापस लेना किसी को असहाय स्थिति में छोड़ते हुए। इन्वेस्टर्स पुल्ड द रग आउट फ्रॉम अंडर द कंपनी एट द लास्ट मोमेंट। अंतिम क्षण में जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे चला जाए। नेक्स्ट पे फ्रेजल वर्ब्स देखिए। फ्रेजल वर्ब्स में 100 हो चुकी थी पिछले क्लास तक, 101। और मुझे तो लगता है 100 से ज्यादा हो गई थी शायद, नंबर गलत लग गए हो। चलो जो भी है। कॉल ओवर। कॉल का मतलब बुलाना, ओवर मतलब ऊपर होता है, तो किसी स्थान पर बुलाना। ठीक है, तो कॉल ओवर, आस्क समवन टू कम टू योर प्लेस, किसी को कहना कि वो आपके स्थान पर आए। पास बुलाना या घर बुलाना। बुलाना, ओवर मतलब कहीं पर, तो कहीं पर बुलाना। ठीक है, शी कॉल्ड मी ओवर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसने मुझे अपने घर बुलाया प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। कॉल अराउंड, कॉल का मतलब कॉल करना, बुलाना, या कांटेक्ट करना, टेलीफोन करना। अराउंड मतलब इर्द गिर्द, इर्द गिर्द के लोगों को कॉल कर रहे हो, इसका मतलब है आप अनेक लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, या आप अनेक स्थानों पे जाके संपर्क साध रहे हो। आई कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ गुड होटल इन जयपुर। तो मैंने कई लोगों को फोन किया, कई लोगों से कांटेक्ट किया जयपुर में अच्छा होटल खोजने के लिए। कॉल डाउन। कॉल डाउन, जैसे आपने किसी को कहा, कॉल मतलब कहना, बुलाना, डाउन मतलब नीचे बैठना, कि नीचे बैठ जा। ठीक है, तो ये एक डांटने का स्वर है, स्कोल्ड कर रहे हो, रेप्रीमेंड कर रहे हो। द मैनेजर कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग लेट अगेन, एक बार फिर से लेट आने के लिए मैनेजर ने उसे डांटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है। नंबर 104 डील आउट।
अब डील आउट देखो, डील इन होता है, डील विद होता है, डील आउट होता है। डील इन व्यापार करना होता है, डील विद है वो टैकल या हैंडल करना होता है, और डील आउट है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो आप किसी से डील कर रहे हो और आपने अपने कॉन्टैक्ट कार्ड जो हैं, जिस कारण डील कर रहे हो कि मेरा बिजनेस है और मैं इस प्रकार की सर्विसेज ऑफर करता हूं, तो आप जब डील करते हो तो अपने विजिटिंग कार्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो बाहर दे रहे हो डील करने के लिए, बाहर आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ऐसे करके याद कर सकते हो। द टीचर डेल्ट आउट द क्वेश्चन पेपर्स टू ऑल स्टूडेंट, टीचर ने सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए। डील ऑफ, ये जो है ये इसका मतलब है डील ऑफ कर दी आपने। ऑफ कर दी मतलब कैंसिल कर दी, है ना, या बिजनेस को एंड कर दिया, बंद कर दिया, या पर्सनल कोई अग्रीमेंट है आपका, व्यक्तिगत कोई समझौता हुआ हुआ है, उसको आपने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो ये है दे डिसाइडेड टू डील ऑफ द पार्टनरशिप आफ्टर रिपीटेड लॉसेज। उन्होंने तय किया कि बार बार में नुकसान हुआ उनका, इस कारण उन्होंने तय किया कि साझेदारी जो है, पार्टनरशिप जो है, उसको कैंसिल कर देते हैं, एंड करते हैं। ये कुछ फ्रेजल वर्ब थी। बात रही वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स में पहला है 41, 40 तक हो चुका था पिछले सेशन में। अच्छा, आप नए हो तो जो पिछले सेशन की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेस, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वही अपनी एप्लीकेशन का नाम भी आशीष क्लासेस। वहां पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इंटेलिजेंशिया, ये बुद्धिमान वर्ग, इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप जो है उसको बोलते हैं। द एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल एलीट ऑफ अ सोसाइटी, किसी समाज के शिक्षित और बौद्धिक जो तबका होता है उसको बोलते हैं। द इंटेलिजेंशिया मस्ट गाइड पीपल पब्लिक ओपिनियन रेस्पॉन्सिबली, जो ये शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको जरूर से लोगों की जो भी राय है ना, उनको रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदाराना ढंग से गाइड करना चाहिए। शोफर, इसका प्रोनाउंसिएशन है शोफर, चोफर नहीं है, चै नहीं है, शे है। इस शोफर का मतलब होता है जो किसी के लिए ड्राइविंग का काम करता है, किसी के लिए मोटर चालक का काम करता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और लग्जरी कार, हिज शोफर वेटेड आउटसाइड द होटल विद द कार, उसके शोफर ने उसका गाड़ी के साथ बाहर इंतजार किया। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जिसमें पैट्रियोटिज्म हो, देशभक्ति हो। वन हु हैज एक्सेसिव और प्रेजुडिस्ड लॉयल्टी टू हिज ओन ग्रुप, जिसमें बहुत ज्यादा या पूर्वाग्रह से ग्रसित, पक्षपातीपूर्ण ढंग से अगर अपने समूह को ही श्रेष्ठ बताता है, अपने देश को श्रेष्ठ बताए, तो वो होता है शॉविनिस्ट, ठीक है। इनको कुछ नहीं दिखता, अंध देशभक्ति होती है, चाहे उनका देश गलत ही क्यों ना हो, लेकिन ये पक्ष अपने देश का ही लेते हैं, कट्टरता होती है। अ शॉविनिस्ट बिलीव्स हिज नेशन और जेंडर इज सुपीरियर, एक शॉविनिस्ट जो होता है विश्वास करता है कि उसके जेंडर के लोग, कोई महिला है तो कहती है महिला ही सही है, पुरुष है तो कहते हैं पुरुष ही सही है, या उनका जो देश है वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पे आइए। नंबर 44। इनफेलिबल होता है जो कभी फेल नहीं हो, कभी चूके नहीं, कभी भी असफल ना हो, गलती ना करे। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, जो कभी गलती नहीं करता हो। ह्यूमन बींग्स आर नॉट इनफेलिबल, मानव जो है वो इनफेलिबल तो नहीं है, हर व्यक्ति गलती करता है। इनक्रेडुलस का मतलब है एवरीवन एयर्स, का मतलब है हर व्यक्ति गलती करता है। एयर जो है वो ये क्रिया है, एरर करना, मिस्टेक करना। इनक्रेडुलस, आपने क्रेडुलस सुना होगा कभी। क्रेडुलस होता है जो जल्दी से किसी पर विश्वास कर ले, इनक्रेडुलस है जो जल्दी से किसी पर विश्वास ना करे, ठीक है। तो ये विश्वास करते नहीं है जल्दी से किसी पर, अविश्वासी, जिसे विश्वास ना हो। अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग, ये अनिच्छुक होते हैं या फिर असमर्थ होते हैं किसी चीज पर विश्वास करने में, उनको विश्वास होता ही नहीं है। ही गिव मी इनक्रेडुलस लुक, उसने मुझे इनक्रेडुलस लुक दिया, मतलब उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। व्हेन आई टोल्ड द न्यूज, जब मैंने उसको खबर सुनाई। ये वन वर्ड से। आइए, वह फिक्स्ड प्रेपोजिशन 55 तक हो चुके थे। द प्राइस ऑफ, देखो 56 और 57 आपको क्या बताएगा कि कंपेयर के साथ क्या लगता है। कंपेयर अगर आप करते हैं दो समान चीजों को, तब तो लगता है विद। और कंपेयर अगर आप करते हैं दो असमान चीजों को, इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूं,
कि अगर समानता दिखानी हो भी, अलग चीजें होगी तो आप दिखाओगे समानता, और समान चीजें होंगी तो आप दिखाओगे अंतर। ठीक है, तो सिमिलर थिंग्स अगर हैं, अगर सिमिलर थिंग्स हैं, तब तो क्या लगाओगे आप? तब तो लगाना विद, और अगर असमान चीजें हैं तो लगाना टू। तो यहां देखो, प्राइस ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। किसका हो रहा है? गोल्ड का प्राइस कंपेयर किया जा रहा है सिल्वर के प्राइस से। कीमतें ही तो कंपेयर कर रहे हो, दो मेटल की समान है, समान है तो क्या लगाओगे? विद। पोइट्स ऑफन कंपेयर लाइफ डैश ए जर्नी। जीवन को कंपेयर करते हैं कवि लोग यात्रा से। अलग अलग चीजें हैं, एक तरफ लाइफ एक तरफ जर्नी है, तो क्या लगाओगे? टू। डोंट बी एनवियस। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या ना करें। आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल में टू लगता है, और इसके साथ साथ याद रखना कि ग्रेटफुल के साथ साथ थैंकफुल भी हो सकता है। तो चाहे ग्रेटफुल हो चाहे थैंकफुल हो, क्या लगता है? टू। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये कह रहा कि मैं मेरे टीचर का कृतज्ञ हूं फॉर हर गाइडेंस, है ना, कि उन्होंने मुझे गाइड किया। द फायर रिजल्टेड, रिजल्ट में इन भी लगता है, इसका मतलब तो होता है परिणित होना, है ना, किसी चीज में चेंज हो जाना। एक रिजल्टेड फ्रॉम भी होता है, इसका मतलब कारण होना, कि फायर रिजल्टेड फ्रॉम केयरलेस हैंडलिंग ऑफ गैस, कि जो आग लगी, वो आग का कारण क्या था? कारण था केयरलेस हैंडलिंग हुई गैस की, गैस को ढंग से हैंडल नहीं किया, लापरवाही पूर्ण तरीके से किया, इस कारण से। तो कारण बताए द फ्रॉम, और वो परिणित हो जाए नई चीज में ही, रिजल्ट निकल जाए तो इन, ये थोड़ा फर्क ध्यान रखना। ठीक है। तो ये था आपका प्रेपोजिशन वाला। अब हम बात कर लें पैसेज की। पैसेज में पिछले क्लास में जो हमारे पैसेज संबंधी क्वेश्चंस थे, उनकी अगर बात करें तो दोनों के आंसर सी थे। पहला जो आंसर था, क्रिटिकल टोन था लेखक का, और दूसरा जो था वो क्या पूछा था आपसे मुझे याद नहीं है, लेकिन आंसर उसका सी था। दोनों का ही आंसर सी। ठीक है, देख लेना आंसर जो भी था, मतलब ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है अब, लेकिन सी आंसर था। आगे चला जाए। हाँ जी। एक पूछा है, व्हाट डज कंसिस्टेंटली लो इन्फ्लेशन इंडिकेट, कि लगातार अगर कम महंगाई है तो वो क्या संकेत करती है इस आर्टिकल के अनुसार। दूसरा पूछा है, व्हाई डिड द गवर्नमेंट कट इनकम टैक्स एंड जीएसटी रेट्स, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स और जीएसटी दरों में कटौती क्यों की। ठीक है। हाउ डिड हाउस होल्ड रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्ट टैक्स रिबेट, कैसे, हाउस होल्ड का मतलब होता है फैमिलीज, कैसे परिवारों ने, आप इसको फैमिलीज भी कह सकते हैं, आप इसको कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, कैसे उपभोक्ताओं ने, कैसे परिवारों ने रेस्पॉन्ड किया प्रत्यक्ष कर में जो छूट दी गई है, रिबेट का मतलब है कंसेशन, प्रत्यक्ष कर में जो छूट दी गई है उसको कैसे रेस्पॉन्ड किया, ये बताना है। एक बताना है कि कंफर्ट बैंड का मतलब क्या है। ठीक है। एक बताना है टोन क्या है पैसेज की, ऑथर के मतलब ऑथर कौन सी टोन का यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ पैसेज के क्वेश्चंस हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहली चीज हमेशा की तरह हम ये डिस्कस करें कि एडिटोरियल है किस बारे में। तो एडिटोरियल डिस्कसेज हाउ इंडियाज इन्फ्लेशन रेट हैज फॉलन शार्पली। ये एडिटोरियल ही बताता है कि कैसे भारत में महंगाई दर जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट उसमें आई है। ठीक है। रीचिंग अ 99 मंथ लॉ, जो 99 महीनों के 99 मंथ्स के निम्नतम स्तर पे आ गई है, और निम्नतम स्तर कितना है? 1.54% है। सितंबर 2025 की बात है। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मतलब क्या है आरबीआई के लिए अगर महंगाई कम हो रही है तो। इट एग्जामिन्स वेदर द आरबीआई शुड नाउ शिफ्ट इट्स फोकस। अब ये बताता है ये आर्टिकल कि भाई क्या आरबीआई को अपना ध्यान शिफ्ट करना चाहिए कंट्रोलिंग हाई इन्फ्लेशन। पहले इसका ध्यान किस पे लगा था कि हम ज्यादा महंगाई है उसको नियंत्रित कैसे करें, इससे ध्यान हटा के कहाँ लगा लो, स्टिम्युलेटिंग इकोनॉमिक डिमांड, कि जो आर्थिक मांग है उसको प्रेरित करो। अब सप्लाई ज्यादा हो रही है, अब मांग कम हो रही है, हमेशा महंगाई कम होना भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो यहां अब डिमांड भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कहना चाहता है स्टिम्युलेट करना, कि इकोनॉमिक डिमांड को कैसे स्टिम्युलेट करे, है ना, उस पर ध्यान लगाना चाहिए।
चलिए विस्तार से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है इन्फ्लेशन लेसन्स, महंगाई की सीख, महंगाई का पाठ। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है प्राइस राइज, कॉस्ट एस्केलेशन, महंगाई। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम या प्रभाव, परिणाम या प्रभाव या संकेत भी होता है, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट या हिंट। एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है के सिवाय या के अलावा, इसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग या ओमिटिंग। अब देखो, इन्फ्लेशन लेसन्स का मतलब है महंगाई की सीख, महंगाई का पाठ। किसको लेकर लिखा है? इन्फ्लेशन डेटा एंड द आरबीआई, महंगाई के आंकड़े और आरबीआई, इस पर लेखक यहां पे बात करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव टू, जो येलो कलर है वो सब्जेक्ट है भाई, तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल हैव टू। ठीक है, ये बी, ये वर्ब है। ठीक है, विल हैव टू, शैल हैव टू लगता है जब आपको अंडर कंपल्सन कोई चीज बतानी हो कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना होगा, उसके लिए विल हैव टू, शैल हैव टू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले दे लगता है, एक तो ये ध्यान रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इसको मोर एक्यूरेट, अधिक सटीक होना पड़ेगा। एक्यूरेट क्या होता है? प्रिसाइज या करेक्ट। इसको बहुत ज्यादा सटीक होना पड़ेगा इन इट्स प्रेडिक्शंस, किसमें? अपने पूर्वानुमानों में, अपनी भविष्यवाणियों में। प्रेडिक्शंस का मतलब होता है प्रोजेक्शंस या फोरकास्ट्स। जो भी पूर्वानुमान ये लगाता है आरबीआई, जो भी भविष्यवाणियां करता है, उनमें ज्यादा सटीक होने की जरूरत है। सब्जेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ब है विल हैव टू बी। विल हैव टू यहाँ पे एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, मॉडल वर्ब है वैसे, इसका मतलब है ऐसा करना पड़ेगा अंडर कंपल्सन कंडीशन। टू के साथ बेस फॉर्म बी है। मोर एक्यूरेट ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या होना पड़ेगा? ज्यादा सटीक। किसमें? अपने प्रेडिक्शंस में। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है जो आरबीआई के लिए आ रहा है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, प्रेडिक्शंस नाउन। आगे देखो, पढ़ना स्टार्ट करें। पेन नोटबुक लेकर बैठना, ठीक है, और सब चीजें रिवाइज करते रहा करो। रिवीजन के बिना कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो बहुत मजा आएगा। और एक बैच अपना चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बैच। इस बैच में हम क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका आपको समझाया जा रहा है, बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में कैसे एग्जाम में पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, उस अप्रोच से ये कोर्स चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इस कोर्स में जुड़ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, वो एक बार देखें कि कैसे आप इस कोर्स से बेनिफिट ले सकते हैं। एक ट्रांसलेशन का बैच भी अवेलेबल है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वहां पे आप ट्रांसलेटर वाले बैच की तैयारी, ट्रांसलेटर जो एग्जाम है आपका, उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखो, तो सितंबर 2025 रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, तो सितंबर 2025 का खुदरा महंगाई आंकड़ा। रिटेल क्या होता है? खुदरा। होलसेल क्या होता है? थोक। इन्फ्लेशन महंगाई, डेटा मतलब आंकड़े। डेटा का सिंगुलर जो है पहले के जमाने में डेटम, पुरानी इंग्लिश में, और डेटा प्लूरल। लेकिन आजकल दोनों तरफ डेटा ही यूज करते हैं। ठीक है, आज की इंग्लिश में तो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, और मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करोगे तो डेटा ही सिंगुलर है और डेटा ही क्या है? प्लूरल है। ये दोनों ही सेम होता है। तो 2025, सितंबर 2025 के खुदरा महंगाई आंकड़े, बीच में इसने थोड़ा सा एक फ्रेज दे दी। फ्रेज है एट 99 मंथ लो। ये आंकड़े कितने, किस पॉइंट पर पहुंच गए? पॉइंट के लिए एट लगाया, 99 मंथ के निम्नतम स्तर पे पहुंच गए, और वो है कितना? 1.54%। ठीक, बीच में कहानी पूरी। इसकी वर्ब है हैज इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीकेशंस। अब ये डेटा सिंगुलर रूप में यूज किया है, इसीलिए देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, ये वर्ब है हैज। अब इस डेटा का इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, पॉलिसी नीतिगत, इंप्लीकेशंस प्रभाव। ठीक है, फॉर द आरबीआई, विशेष करके आरबीआई के लिए। इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, विशेष करके किसकी बात हम कर रहे हैं? आरबीआई की। आरबीआई से पहले दे लगेगा। ठीक है, तो सितंबर 2025 के जो महंगाई आंकड़ा है, जो कि 99 मंथ्स के लो स्तर पे पहुंच गया है 1.54% पर, इसके बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव हैं आरबीआई के लिए विशेष रूप से, एक्सेप्ट फॉर अगस्त। अगस्त को छोड़ दो, एक्सेप्ट फॉर मतलब एक्सक्लूडिंग ओमिटिंग, अगस्त को छोड़ दो अगर। रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई, सब्जेक्ट हैज स्लोड, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है हैज के साथ थर्ड फॉर्म।
खुदरा महंगाई स्लो हुई है इन एवरी मंथ, मतलब हर महीने में, दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्त वर्ष में, इस वित्त वर्ष में रिटेल इन्फ्लेशन हर महीने ही कम हुई है, स्लो हुई है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट, द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो औसत दर है महंगाई की, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल, इस वित्त वर्ष के पहले हाफ में वो कितना है? 2.2% है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। एवरेज रेट, जिसमें द डिटर्मिनर है, एवरेज एडजेक्टिव है, रेट नाउन है। ठीक है, जो औसत दर है किसकी? महंगाई की। ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन। और किसके लिए? ये द फिस्कल का मतलब है इसी वित्त वर्ष की बात कर रहा है, निश्चित है। और पहला हाफ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का पार्ट, वो कितना है? 2.2% है। जस्ट विद इन, जो कि बस अंदर है। विद इन मतलब ऐसा मानो केवल बस अंदर आया ही है। विद इन का मतलब होता है इनसाइड। किसके? आरबीआई के कंफर्ट बैंड। एक प्रश्न था हमारा, आरबीआई का कंफर्ट बैंड क्या है, वो समझ में आएगा। आरबीआई का कंफर्ट मतलब आरामदायक, बैंड का मतलब लिमिट। ऐसी लिमिट जिसमें आरबीआई कंफर्टेबल है, ऐसी लिमिट जो स्वीकार्य है, इसमें आरबीआई टेंशन नहीं लेता। और वो लिमिट कितनी है? 2% से 6% तक। कंफर्ट बैंड का मतलब है स्वीकार्य दायरा, ऐसा दायरा जो स्वीकार है। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरेज रेट जो है इन्फ्लेशन की पहले हाफ के लिए इस वित्त वर्ष के, वो 2.2% है। और वो आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड है 2 से 6% तक का, उसके भीतर है। व्हेन इन्फ्लेशन, नया सेंटेंस है, जब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, जब इन्फ्लेशन एट द हायर एंड ऑफ दिस बैंड, जब इस बैंड के, किस बैंड के? इस 2 से 6% वाला कंफर्ट बैंड की बात है। दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बैंड यहाँ पे नाउन है। वो हायर एंड पे था, मतलब ऊंचे वाले स्तर पे था, टॉप स्तर पे था। तो आरबीआई हैड रिपीटेडली सेड, तो आरबीआई ने बार बार में कहा था। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो आरबीआई ने बार बार में कहा था दैट की, ये कंजंक्शन है। इट्स टारगेट, कि इसका जो टारगेट था, वॉज, ये वर्ब है, वो 4% था। एंड दैट, और ये कहा था कि इट वुड नॉट रेस्ट, इट यहाँ पे आरबीआई के लिए है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। वुड नॉट रेस्ट, ये इसने पास्ट में कहा, तो इसलिए विल की जगह वुड हो गया, ये वर्ब हो गई, कि ये आराम नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? अंटिल, यहाँ कंजंक्शन है और नेगेटिव वर्ड है, नोट नहीं आता इसमें। जब तक नहीं करेगा जब तक कि महंगाई जो है, ये सब्जेक्ट, ये पास्ट में इसलिए जा रहा है कि ये पास्ट में है, मैन क्लोज, तो सब कुछ पास्ट में जाएगा। जब तक कि महंगाई जो है वो उस लेवल पे ना पहुंच जाए। दैट यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेवल नाउन है, एट प्रेपोजिशन है। फिर समझ लो, जब महंगाई इस बैंड के, इस कंफर्टेबल बैंड के हायर एंड पे थी, तो आरबीआई ने बार बार में कहा था कि टारगेट हमारा कितना है? 4%। और ये कहा था कि हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि उस स्तर पे महंगाई ना आ जाए। क्लियर है बात? अब पहुंच गई कितनी? 2.2% पे। आगे चले, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देयर एडवर्ब है। देयर से स्टार्ट करने पर वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो एक तर्क है, आर्ग्यूमेंट तर्क। क्या तर्क है? टू बी मेड, पैसिव है ये। जब भी इज टू, एम टू, आर टू है, इसका मतलब ऐसा काम करना है, तो एक तर्क देना है और तर्क किया जाना है। ये पैसिव है, टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? फॉर द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयास करना, प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, स्ट्रगल करना, एंडेवर। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। आउटस्ट्रिप मतलब आगे निकल जाना। आउटस्ट्रिप क्या होता है? आगे निकल जाना। और प्रिटी का मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट यहां पे है आरबीआई के लिए, टू स्ट्राइव फॉर दैट सेम टारगेट, के उसी टारगेट के लिए संघर्ष करें। नाउ दैट, अब, जब इन्फ्लेशन इज रिपीटेडली कमिंग, जब महंगाई जो है, ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडवर्ब। जब महंगाई बार बार में आ रही है, इन बिलो मतलब नीचे वाले स्तर पे, दैट मार्क जो 4% का आंकड़ा है उससे नीचे आ रही है, तो अब एक तर्क ये बनता है कि आरबीआई संघर्ष करे उसी टारगेट के लिए। 4% पे लेके जाओ, और नीचे आ गई है तो
बिलो लेवल में नीचे के लिए आता है, जहां लेवल में नीचे की बात हो वहां बिलो आता है, लेवल में ऊपर की बात हो तो क्या आता है, अबव आता है। ठीक है यहां तक। कंसिस्टेंटली लो इन्फ्लेशन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, कंसिस्टेंटली एडवर्ब है। लगातार कम महंगाई मींस ये वर्ब है, दैट कंजंक्शन। लगातार कम महंगाई का मतलब है सप्लाई सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, आउटस्ट्रिपिंग मैन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, कंफर्टेबली एडवर्ब। लगातार कम महंगाई का मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो कंफर्टेबली मतलब बहुत आराम से डिमांड से आगे जा रही है। आउटस्ट्रिप का मतलब क्या है, आगे निकल जाना, सरपास या एक्सीड। तो लगातार कम महंगाई का मतलब ये हुआ कि सप्लाई जो है वो आराम से डिमांड से ज्यादा आगे जा रही है। इन्फ्लेशन इन द क्लॉथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी, महंगाई कौन से में, इस कैटेगरी में, कपड़े वाले में और फुटवेयर जूते चप्पल वाली कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वॉज, ये महंगाई की वर्ब है, वो कितनी थी 2.3%। कब की बात है, सितंबर 2025। ये पूरा क्या है, एडवर्ब, क्योंकि टाइम बता रहा है। एंड हैज बीन फॉलिंग, और ये गिर रही है, इस महंगाई की ही वर्ब है ये, हैज बीन फॉलिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये वर्ब हो गई। प्रिटी कंसिस्टेंटली, प्रिटी मतलब ये एडवर्ब है, कंसिस्टेंटली भी एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। और फोर के साथ टाइम है इसलिए परफेक्ट दे रखा है यहाँ पे। फोर या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्ट लगता है। तो ये कह रहा है कि इस कैटेगरी में महंगाई इतनी थी और ये लगातार गिर रही है, बहुत लगातार गिर रही है पिछले 2 वर्षों से। ठीक है, द लास्ट का मतलब है अंतिम, अगर केवल लास्ट होता तो मतलब होता प्रीवियस, पिछला। ये है अंतिम 2 वर्षों से गिर रही। क्लियर है। अच्छा, केवल लास्ट होता तो यहाँ पे सिंस भी आता, द लास्ट है इसलिए यहाँ फोर है, क्योंकि इसका मतलब अंतिम है। केवल लास्ट होता तो सिंस आता, उसका मतलब पिछला होता, प्रीवियस होता। ठीक है, आगे चलिए। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। गुड प्लेस का मतलब है फेवरेबल कंडीशन, ये कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये कोई अनुकूल स्थिति नहीं है कि इसमें रहा जाए। स्पेशली दिस की वर्ब इज है, स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली एडवर्ब है। विशेष करके अब ये कोई अच्छी स्थिति नहीं। फेस्ड विद का मतलब है जब सामना हो, कन्फ्रंटेड विद, डीलिंग विद, एनकाउंटरिंग, है ना, सामना करते हुए, सामना करते हुए। ऑलबियट जो है इसका मतलब है यद्यपि, ऑल दो या इवन इफ। एब्जॉर्ब का मतलब है समाहित करना, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, समाहित करना। और फोर्टे का मतलब है ताकत या मजबूत, मजबूत पक्ष। तो ये कोई अच्छा एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है जिसमें रहा जाए, विशेष करके अब। फेस्ड विद द सेम ओवर सप्लाई प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम कौन सी, ओवर सप्लाई वाली, सप्लाई जितनी चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई वाली प्रॉब्लम, उसी के साथ सामना हो रहा है। ऑलबियट एट अ मच लार्जर स्केल, विशेष कर मतलब यद्यपि कहीं ज्यादा, लार्जर डिग्री कंपैरेटिव है, डिग्री कंपैरेटिव होती है तो उससे पहले मच आ सकता है। अगर डिग्री पॉजिटिव होती तो वेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यद्यपि कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर है, स्केल का मतलब लेवल। चाइना इज इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन, चाइना सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडवर्ब। चाइना जो है बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है, निर्भर किस पे कर रहा है, ऑन पे आ गया। डिमांड फ्रॉम अब्रोड, विदेश से जो डिमांड है ना उस पर निर्भर है। टू एब्जॉर्ब किसके लिए, सोखने के लिए, समाहित करने के लिए, क्या, इट्स सप्लाई, अपनी सप्लाई को। चाइना का सामना हो रहा है वही समस्या है, समस्या कौन सी है, ओवर सप्लाई वाली, यद्यपि ज्यादा बड़े स्तर पर कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से चाइना जो है विदेश से डिमांड पर डिपेंड कर रहा है, ताकि जो ज्यादा सप्लाई है उसको समाहित किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके। दिस हैज नॉट एग्जैक्टली बीन इंडियाज फोर्टे, दिस सब्जेक्ट, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एग्जैक्टली एडवर्ब, प्रिसाइजली, ये भी एडवर्ब। तो यह वास्तव में या एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक रूप से कहें तो ये भारत का कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये भारत की कोई ताकत नहीं है, हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से ऐसी ताकत भारत की नहीं रही। एंड द करंट टैरिफ टेंशंस, और ये कंजंक्शन हो गया, जो वर्तमान में टैरिफ परेशानियां हैं, ये सब्जेक्ट, ये प्रभावित कर रहा है किसको, एक्सपोर्ट को, ये ऑब्जेक्ट है इसका। अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तो सीधा ऑब्जेक्ट आता ही है। ठीक है, इसीलिए अफेक्ट के बाद में ऑन नहीं आता कभी। तो यह एग्जैक्टली भारत की ताकत नहीं रही है, और वर्तमान के जो टैरिफ टेंशंस हैं वो
निर्यात को प्रभावित भी कर रही है। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू स्टिमुलेट, गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, ये गवर्नमेंट सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, किसका प्रयास किया है? स्टिमुलेट करने का। स्टिमुलेट क्या होता है? प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है स्टिमुलेट करने का, प्रोत्साहित करने का, किसको? घरेलू डिमांड को, थ्रू इनकम टैक्स एंड जीएसटी रेट रिडक्शन। एक प्रश्न था ना, इनकम टैक्स और जीएसटी रेट रिडक्शन क्यों किया? कारण देख लो, घरेलू डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए किया, यह आंसर है। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है घरेलू डिमांड को बढ़ाने का, किस माध्यम से? ये थ्रू का मतलब है बाय द मीन्स ऑफ, बाय द मीडियम ऑफ। क्या माध्यम है? माध्यम है इनकम टैक्स में कटौती और जीएसटी दरों में कटौती। हाउस होल्ड्स हैव बीन यूजिंग, ये सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट टैक्स रिबेट, ये ऑब्जेक्ट। तो जो परिवार हैं वो सीधा प्रत्यक्ष जो छूट है उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न था। प्रश्न ये है, आंसर ये है, बोस्टर देयर सेविंग्स, अपनी बचत को मजबूत करने के लिए, है ना। बोल्स्टर का मतलब क्या है? मजबूत करना है, मजबूत करना। स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स या सपोर्ट। स्पर्ट का मतलब है बढ़ोतरी। ठीक है। तो परिवार जो हैं या फिर फैमिलीज है या कंज्यूमर्स हैं, वो प्रत्यक्ष कर में जो छूट मिली है उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं? अपने, ये हाउस होल्ड्स का पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, अपने बचत को बढ़ाने के लिए, एंड रिड्यूस डेट, और कर्ज कम करने के लिए, रेदर देन, रेदर देन का मतलब क्या है? इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय? इंक्रीज कंजम्पशन, उपभोग बढ़ाने की बजाय, उपभोग बढ़ाने की बजाय कर्ज कम करने के लिए और अपनी सेविंग्स को मजबूत करने के लिए ये कर रहे हैं प्रयोग। ये भी आंसर था। जीएसटी रेट कट्स ऑल्सो लेड टू मतलब गेव राइज टू, ये सेकंड फॉर्म लिखी है तो मैंने सेकंड फॉर्म में ही आंसर कर रहा हूं आपको मैं। या इसको कहिए रिजल्टेड इन, क्योंकि ये परिणित हो रहा है, एक नया परिणाम निकल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। या कोज्ड कर दीजिए। तो जीएसटी दरों में जो कटौती है, ऑल्सो मैन एडवर्ब है जो मैनवर्ब से पहले आता है, ये मैनवर्ब है। तो जीएसटी दरों में जो कटौती है वो परिणित हुई है किसमें? ओनली ए टेम्पररी स्पर्ट, केवल अस्थाई थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, उछाल आया है, किसमें? क्रय में, परचेजेस में, खरीदारी में। ये आपका एडिटोरियल था भाई। अब एक बार इसको आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, स्टिम्युलेट क्या होता है? स्टिम्युलेट मतलब इंकरेज करना या बूस्ट करना, ई। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन करना, डी। रिबेट का मतलब छूट है, तो रिफंड और डिडक्शन, सी। स्पर्ट का मतलब सडन शॉर्ट इंक्रीज है, बढ़ोतरी, उल्टा है सारा, कंजम्पशन का उपभोग है। ठीक है, ये आंसर है। आइए पैसेज पर। पैसेज में देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? पहला पूछ रहा था व्हाट डज कंसिस्टेंटली लो इन्फ्लेशन इंडिकेट, लगातार कम इन्फ्लेशन बनी हुई है, इसका मतलब क्या है? लगातार इन्फ्लेशन कम बनी हुई है, आया था ना ये भी मींस, इसका मतलब ये है सप्लाई जो है वो एक्सीड कर रही है डिमांड को, सी आंसर आएगा। गवर्नमेंट ने ये कटौती क्यों करी? डोमेस्टिक डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, भी देखा था। तो इसका आंसर है बी। हाउ डिड हाउस होल्ड रेस्पॉन्ड, कैसे रेस्पॉन्ड किया? इन्होंने सेविंग को बोल्स्टर करने का निश्चय किया और अपने कर्ज है चुकाने का निश्चय किया, सी। ठीक है। आगे देखिए, कंफर्ट बैंड का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। और टोन क्या है इस आर्टिकल की, वो आपको बतानी है। ठीक है भाई। डिस्कशन होगा कल सेशन नंबर 154 में, एक नया आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।